हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेट परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में कौन सा शिक्षार्थियों को अधिकतम स्वायत्तता का लाभ लेने के लिए अनुमति देता है? विषय केंद्रित दृष्टिकोण, गतिविधि केंद्रित दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण या फिर अनुभव केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही ऑप्शन है, अर्थात गतिविधि केंद्रित दृष्टिकोण जो है शिक्षार्थियों को अधिकतम स्वायत्तता का लाभ देने के लिए अनुमति देता है। और गतिविधि केंद्रित दृष्टिकोण जो है शिक्षकों द्वारा शिक्षण की पद्धति, जो गतिविधि पद्धति होती है उसमें बल देने के लिए अपनाई गई एक तकनीकी अर्थात टेक्निक होती है, जिसमें बच्चे दृढ़ता से भाग लेते हैं और कुशल शिक्षण अनुभव प्राप्त करते हैं। और यह अधिगम के लिए एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक एक रचनाकार नहीं है? 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं जो एक रचनाकार नहीं है, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बी.एफ. स्किनर या फिर जेरन ब्रूनर। तो बी.एफ. स्किनर जो है एक मनोवैज्ञानिक जो रचनाकार नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारवादी के नाम से जाने जाते हैं। और उनका मानना था कि व्यवहार जो है इसके परिणामों में निर्धारित होता है। और इसके अलावा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरन ब्रूनर जो थे वह सभी रचनाकार हैं और रचनावाद से संबंध रखते हैं। रचनाकारों के अनुसार अगर देखा जाए तो मानव अधिगम का निर्माण किया जाता है और शिक्षार्थी अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पहले छोटी क्लासों में बच्चे सीखते हैं उसी ज्ञान के हिसाब से बच्चे आगे की क्लासों में धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं और उनकी नींव और मजबूत होती जाती है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को हमेशा जो उनकी नींव है हमेशा मजबूत रखनी चाहिए और अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, अच्छा शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मेटाकॉग्निशन एक महत्वपूर्ण जागरूकता शामिल है। मेटाकॉग्निशन में एक महत्वपूर्ण जागरूकता शामिल है किसी की सोच और सीख, एक विचारक और शिक्षार्थी के रूप में। तो 4 ऑप्शन इसमें लिखे गए हैं, कोई सही नहीं है, दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, अर्थात इसमें दोनों सही हैं जो मेटाकॉग्निशन में एक महत्वपूर्ण जागरूकता में शामिल किए गए हैं। किसी की सोच अर्थात कोई इंसान क्या सोचता है और क्या सीखता है, एक विचारक और शिक्षार्थी के रूप में। ठीक है, अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं हम लोग कि मेटाकॉग्निशन होता क्या है। मेटाकॉग्निशन जो है एक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग किसी की समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए किया जाता है। किसी की समझ कैसी है, उसका प्रदर्शन कैसा है, प्रदर्शन की योजना क्या है, निगरानी क्या है और आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक विचारक और सीखने की महत्वपूर्ण जागरूकता और एक विचारक और सीखने वाले के रूप में स्वयं को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में पद शिक्षण की उपयोगी विधि है। प्रारंभिक कक्षा जो होती है उसमें पद शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि कौन सी मानी जाती है? समीक्षा विधि, गीत नाट्य प्रणाली, तुलना विधि या फिर टीका विधि। तो पद शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि जो है वह गीत नाट्य प्रणाली को बोला जाता है, अर्थात पद जो है हमेशा गान के माध्यम से ही किया जाता है। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में पद शिक्षण की उपयोगी विधि गीत नाट्य विधि को बोला जाता है। इस विधि के अंतर्गत गीत के साथ अंग संचालन करना, क्रियात्मक के अनुसार भावानुसार अंग संचालन करना होता है। इस विधि में वातावरण सजीव, सरस और आनंदमय बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। परंपरागत या प्राचीन विधि नहीं है। परंपरागत या प्राचीन विधि के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है? सूत्र विधि, पारायण विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो परंपरागत या प्राचीन विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि को नहीं रखा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत नवीन शिक्षण विधि है और इसके जो प्रवर्तक थे वह प्रोफेसर बीपी वोकिल को जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक माना जाता है। अब भारत में प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रस्तुत किया गया था। कब? 1951 में संस्कृत शिक्षण में इसको प्रस्तुत किया गया था। और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक विधि है।
ठीक है ना। मौखिक विधि के माध्यम से इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो परंपरागत या प्राचीन विधि नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सूत्र विधि, पारायण विधि और व्याख्यान विधि जो है परंपरागत और प्राचीन विधि के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है, भाषा जो आप सीखते हो उसका मनोवैज्ञानिक कौन सा क्रम सही है, जो आपको 4 ऑप्शन लिखे गए इनमें बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहले आप किसी चीज़ को सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर उसके बाद उसको पढ़ते हो, फिर उसके बाद उसको लिखते हो। तो ये जो है क्रम है वो सही माना जाता है मनोवैज्ञानिक क्रम के हिसाब से। ठीक है, भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये इसमें मैथ के क्वेश्चन आ गए। एक छात्रावास की जनसंख्या 5000 से बढ़कर 5200 हो गई, तो छात्रावास की जनसंख्या में बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या है? तो पहले 5000 थी, अब 5200 हो गई, तो कितनी संख्या बढ़ गई? 200 बढ़ गई। अब 200 संख्या बढ़ तो गई, इनके बीच में 200 का अंतर आ गया। पहले संख्या कितनी थी? 5000। तो पहले वाली जो संख्या है उससे भाग दे देते हैं और गुणे 100 कर दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 0, 1 2 और ये 3 0। और फिर उसके बाद कुछ कट रहा है तो और काट देते हैं। 5 दूनी 10, तो 10 यहाँ पे कट गया। 5 दूनी 10, 2 दूना 4, अर्थात 4% की वृद्धि हुई। पहले संख्या 5000 थी, अब 5200 हो गई, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है कि 10 रुपये के 6 केले की दर से खरीद कर 10 रुपये के 4 केले की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ये क्वेश्चन मैथ में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और 6 रुपये में 4 केले की दर से उसे बेच दिए, तो कितने की हानि हुई। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अंदर की संख्याएं रहती हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं और बाहर की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो 10 चौके 40 माइनस अंदर की संख्याएं 6 6 36, तो 40 माइनस 36 बटे, अब अंदर बाहर वाली जो संख्या है उसको बाहर लिख लिया जाता है, तो ये हो गया, और गुणे 100% कर देते हैं। अब इसमें से निकाल लेते हैं, तो 40 में से 36 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 40 गुणे 100%, तो कितना हो गया? 4 दाहम 40 और 10 से 1 जीरो कट गया, तो 10% हो गया, जो प्रतिशत हानि को दर्शाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि 9 और 18 के बीच में तीसरा समानुपात ज्ञात करना है। अर्थात पहली संख्या 9 है, दूसरी 18 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए पहला 24, 27, 36 और 72। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो तीसरे अनुपातिक को परिभाषित करते हैं। तो देखिए पहली संख्या a, दूसरी b और तीसरी हमने c मान लिया। अब यहाँ पे b जो कॉमन है, a b भी ले सकते हैं साथ में, या b c ले सकते हैं। तो a b और b c का अनुपात हमने बना दिया। तो 9 अनुपाते 18 समानुपाते 18 अनुपाते c, तो 9 बटे 18 कर दिया। तो 9 बटे यहाँ पे 18 करने के बाद 18 का 18 से गुणा हो गया, 9 से डिवाइड कर दिया गया, तो आंसर 36 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, अर्थात ये आपका पर्यावरण स्टार्ट हो गया। तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसको नामांकित किया गया है? तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, ऑलविल रिडल टर्टिल, खारे पानी वाला मगरमच्छ, या गंगा प्रवासी घड़ियाल। तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली को घोषित किया गया है। और गंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। गंगेटिक डॉल्फिन इज आल्सो सेड टू रिप्रेजेंटेड द प्योरिटी ऑफ होली गंगा, मतलब गंगा को पवित्र करने का काम जो है डॉल्फिन मछली करती है। इट हैज़ विजुअल टीथ ऑफ द बोथ अपर एंड लोअर जॉ, मतलब उसके ऊपर वाले मुखड़े में और नीचे वाले दोनों साइड पे जो है टीथ जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, विजुअल होते हैं। और इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्योर एंड फ्रेश वाटर, ये केवल प्योर और फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है। अगर वाटर सही नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इम्प्योर वाटर है, तो मछली उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से जाना जाता है, जो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 2019 में इसकी थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके द्वारा मृत पादप जो होते हैं उससे क्रिया करने पर क्या बनता है? मशरूम, रेत, हुमसस या फिर कास्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? हुमसस बनता है इसमें। अर्थात जब सूक्ष्म जीव मृत पादप से क्रिया करते हैं तो हुमसस बनता है। इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन टू द डेड प्लांट प्रोड्यूस ह्यूमस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा। अ डिकम्पोजर लाइक ए बैक्टीरिया एंड फंगीज आर रिस्पॉन्सिबल द कन्वर्टिंग द डेड प्लांट एनिमल टू ह्यूमस। मतलब बैक्टीरिया जो है डेड प्लांट और मतलब बैक्टीरिया और फंगीज जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉयल, मतलब मिट्टी का ऑर्गेनिक कंपोनेंट माना जाता है। तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग इज यूज टू फुलफिल वंस नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग इज यूज टू फुलफिल वंस नीड, जो एक की ज़रूरतों को पूरा करता है। एप्रिसिएटिव लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड नॉर बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? जो लिसनिंग टू यूज टू फुलफिल वंस नीड किसी की ज़रूरतों को पूरा करता है तो बोथ ए एंड बी, अर्थात अप्रिसिएट करना, किसी को साहित करना, और इंफॉर्मेटिव लिसनिंग अर्थात जानकारी से संबंधित बातें बताना, मतलब कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, भारत के सबसे महान पुरुष कौन थे, और कोई व्यक्ति अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको अप्रिसिएट करना, नहीं तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, ईश्वर ने तुम्हें इसी काम के लिए बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताना जो है एक अप्रिसिएट लिसनिंग और इंफॉर्मेटिव लिसनिंग जो है फुलफिल वंस नीड, किसी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो व्हेन लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इटसेल्फ, लैंग्वेज जो है डिस्क्राइब की जाती है, एक्सप्लेन स्वयं की जाती है, तो उसे किस लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है? में कौन कौन से फंक्शन काम करते हैं? तो फैटिक फंक्शन या फिर मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन या फिर इटरेक्टिव फंक्शन या फिर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो जो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन स्वयं करती है उसे मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। अर्थात लैंग्वेज इज नॉट ओनली ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनाया गया है, बट आल्सो सब्जेक्ट टुडे, ये एक विषय भी है। बट इंक्रीजिंग सिविलाइजेशन एंड इवोल्यूशन, ये क्रांति भी ला सकती है। और देयर आर मोर देन 1000 लैंग्वेज इन दिस प्लानट, मतलब इस प्लानट में जो है अर्थ में हमारे कितनी लैंग्वेज हैं? टोटल 14,000 लैंग्वेज, 1000 लैंग्वेज बोला गया है, तो मतलब 1000 लैंग्वेज है इसमें। और दे आर नॉट ओनली स्पोकन, इनको कोई बोला नहीं जाता है, बट आल्सो स्टडीज एंड यूज टू स्टडी द अदर लैंग्वेज एज वेल, इनको स्टडी किया जाता है और इसी के समकक्ष अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ा जाता है। दिस इज फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज called as a metalinguistic function, or here the language is used to describe and explain itself। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए पर्सन लर्न लैंग्वेज थ्रू, मतलब एक पर्सन जो है किसके थ्रू लैंग्वेज लर्न करता है? प्रॉपर मेंटर के थ्रू, ग्रामर रूल्स के थ्रू, राइट एटीट्यूड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक पर्सन जो है लर्न लैंग्वेज थ्रू आउट द प्रॉपर मेंटर के थ्रू, अर्थात जो गाइडेंस होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, ग्रामर रूल्स के थ्रू और राइट एटीट्यूड के थ्रू जो है एक प्रॉपर लैंग्वेज को लर्न करता है, अर्थात सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।